नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये हिमाचल दर्पण सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें हम मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल का आरंभ सिकंदर के आक्रमण के बाद हुआ और सिकंदर का आक्रमण जो था वो 326 बीसी के समय हुआ था। और सिकंदर जो था वो ब्यास नदी तक पहुंच गया था। सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर दिया था। इसमें सबसे प्रमुख उसका सेनापति कोइनोस था। सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था जो अब नष्ट हो चुके हैं। तो कितने स्तूप उसने बनवाए थे? 12 स्तूप उसने बनवाए थे। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, वैदिक आर्य राजा ययाति थे जिन्होंने सरस्वती नदी के किनारे अपना राज्य स्थापित किया था। तो राजा ययाति के बाद उनका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना और पुरु के शासनकाल में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था और ये समय था 326 बीसी के आसपास का समय। तो मौर्य काल जो था हमारा सिकंदर के आक्रमण के बाद शुरू होता है। और सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहाड़ी राजा प्रवर्तक और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की ओर कदम बढ़ाए। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खसों को अपनी सेना में भर्ती किया था। प्रवर्तक निश्चय ही त्रिगर्थ नरेश रहा होगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो पर्वतीय राजाओं में केवल कुलूद के राजा चित्रवर्मा और कश्मीर के राजा पुष्क राक्षस ने चंद्रगुप्त का विरोध किया था। चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त नंदवंश का नाश कर सिंहासन पर बैठा। तो उसने कब नंदवंश को ख़त्म किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में नंदवंश का नाश करके अपने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की थी। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में सिरमौर्य कहा जाता था क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। कालांतर में यह सिरमौर बन गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा सिरमौर है ये पहले सिरमौर्य के नाम से जाना जाता था, जो कि कुलिंद राज्य के शीर्ष पर स्थित था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। सबसे पहले राजा ययाति जिन्होंने अपना जो राज्य था सरस्वती नदी के किनारे स्थापित किया। फिर उनका पुत्र पुरु जिसने साम्राज्य को संभाला। पुरु जिसको इंग्लिश में पोरस भी बोला जाता है। तो पोरस के साथ ही अलेक्जेंडर का जो युद्ध था वो हुआ माना जाता है। अब पोरस के बाद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो आगे बात करेंगे अशोक के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मंजिम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, उसने 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। हेनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैंतलू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित हैं। कालसी, जिसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, में अशोक कालीन शिलालेख पाए गए हैं। हिमालय के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में मंजिम का साथ 4 बौद्ध भिक्षुओं ने दिया और ये 4 बौद्ध भिक्षु थे कस्पगोता, धुंधविसारा, सहदेव और मुकलदेव। हिमाचल प्रदेश में 242 बीसी में ही बौद्ध धर्म का प्रवेश हो गया था। 210 बीसी के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया, जो कि 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना से पूर्ण हुआ। तो ये था हमारा अशोक।
अब आगे बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद का काल कैसा काल था हिमाचल के कंटेक्स्ट में। तो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कुषाण वंश आए। इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। शुंग, शक, उसके बाद कुषाण डायनेस्टी। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए और वे स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हुआ। शकों के बाद कुषाणों में सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं और कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। पहाड़ी राजा कुषाणों के साथ अपने सिक्के चलाने के लिए स्वतंत्र थे। दूसरी शताब्दी के अंत में और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में कुषाणों की शक्ति कमजोर होने पर यौधेय, अर्जुनायन और कुलिंदों ने मिलकर कुषाणों को सतलुज पार धकेल दिया और अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके साथ ही थोड़े से इसके प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आज के इस वीडियो में वो है, किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे हैं? तो ब्यास नदी के तट पर उसने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे न बढ़ने के लिए मना किया था? तो उसका नाम था कोइनोस। अशोक ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था? कुलूत की वादियों में। भारत आक्रमण के बीच में सिकंदर को ब्यास नदी पार किए बिना स्वदेश लौटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था? ज्योतिषियों द्वारा मना करना। अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था? भिक्षु मध्यम। सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया? उसने 50 क्यूबिक ऊंचाई की वर्गाकार पत्थरों की 12 वेदियां व्यास नदी के ऊपरी तट पर बनवाई। 12 वेदियां। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है? मलाना गांव, जो कि कुल्लू में स्थित है। तो अपनी भारत विजय के बीच में व्यास नदी से आगे न बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? तो जो ऑप्शन है, व्यास तथा अन्य नदियों में आई बाढ़, भारतीय शासकों द्वारा इकट्ठी की गई बड़ी सेना का डर, अपने सरदारों का विद्रोह, अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। तो यहाँ पे इन्होंने ये मोस्ट प्रोबेबली 2 ऑप्शंस को सही बताया है। एक तो ऑप्शन सी, अपने सरदारों का विद्रोह। ऑप्शन डी, अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। टॉन्स और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में कितने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया? किसने राजघोषणा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी बुद्ध और ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक। अशोक ने ही यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी एक जल्दी से हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले वैदिक काल में राजा ययाति ने अपना जो राज्य था वो सरस्वती नदी के तट पे स्थापित किया। ययाति, उसके बाद पुरु उसका बेटा ये शासक बना। तो पुरु को ही हम पोरस के नाम से भी जानते हैं। पोरस जो था, इसने पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया था बिटवीन 2 रिवर्स। कौन कौन सी? झेलम एंड चिनाब, इन दोनों नदियों के बीच में पुरु का राज्य स्थापित था। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ 326 बीसी में। उसके बाद नंदा डायनेस्टी, इसकी स्थापना हुई थी और ये डायनेस्टी ने सरवाइव किया था अप टू 323 बीसी। देन उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 323
टू 185 BC। उसके बाद आई शुंगा डायनेस्टी, देन शक डायनेस्टी, उसके बाद कुषाण आए। कुषाण डायनेस्टी के क्वाइंस हमें मिले हैं जो कि कालका सोलन रोड में मिले हैं और कांगड़ा में भी मिले हैं। उसके बाद आई गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के बाद हूण आए। इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग केवल अपने हिमाचल का इतिहास ही पढ़ने जा रहे हैं, तो हिमाचल के कंटेक्स्ट में ही करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव